अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई और हमें मालूम है ये इम्पोर्टेंस दो तरह की है, एक इकोलॉजिकल है और दूसरी इकोनॉमिक है, लेकिन बुक में इसको मिक्स किया है तो हम इधर अलग करते हैं। आप भी अपने नोट्स इस तरतीब से बनाएं। पहले इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस हमने पढ़ना है तो हमने माइकोराइजा और लाइकेंस को पढ़ा, उनका क्या किरदार था। आज उसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी हैं। इकोसिस्टम में फंजाई क्या किरदार अदा करते हैं, पहले ये पढ़ेंगे, फिर इकोनॉमिक्स की तरफ आएंगे कि इंसान के लिए क्या नुकसान या फ़ायदा इनसे पहुंचता है। तो पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई, इकोसिस्टम के लिए इनका क्या किरदार है। और ये आप कह सकते हैं इज्तिमाई मफाद है इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। मैं याद दिला दूं कल की बात, लाइकेंस को हमने कहा था पॉइनियर्स ऑफ इकोसिस्टम। ये कोई बैन लैंड या बंजर ज़मीन को आबाद करने में बुनियादी किरदार अदा करते हैं, क्योंकि शुरू ये करते हैं लाइकेंस। इसी तरह माइकोराइजा जंगलों को बेहतर तौर पर डेवलप होने में मदद देते हैं और जंगल इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। आज इसी से रिलेटेड एक और चीज़ हम पढ़ेंगे, वो है डिकम्पोजर फंजाई। जिस तरह डिकम्पोजर बैक्टीरिया है इसी तरह डिकम्पोजर फंजाई भी है। और ये क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, यानी गला सड़ा देते हैं। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, माहौल साफ हो जाता है क्योंकि जो गन बला है वो ये खा के साफ करते हैं। दूसरा, रिसाइकलिंग ऑफ बायो एलिमेंट्स को ये रिसाइकल करके नई लाइफ के लिए काबिल इस्तेमाल बनाते हैं। तो अगर ये दोनों काम ये ना करें तो पहला नुकसान तो ये होगा कि इकोसिस्टम में जानदारों को रहने की जगह नहीं मिलेगी। दूसरा नुकसान ये होगा कि नए जानदारों के लिए बायो एलिमेंट्स दस्तयाब नहीं होंगे। इनकी वजह से ये लाइफ की कंटिन्यूटी बेहतर रहती है। और याद रखना, डिकम्पोजर फंजाई के पास गैर मामूली अक़साम के एंजाइम्स होते हैं जिनकी मदद से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, हर तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ये डिकम्पोज कर सकते हैं। और डिकम्पोजिशन और डाइजेशन में फ़र्क है। डाइजेशन में पॉलीमर्स को मोनोमर्स में तब्दील किया जाता है, डिकम्पोजिशन में मोनोमर्स को एलिमेंट्स में तब्दील किया जाता है। ये बॉन्ड तोड़े जाते हैं तो एनर्जी मिलती है, इनको एनर्जी मिली, बाकी लाइफ को मटेरियल मिला, ये फायदा है। दूसरा, माइकोराइजा, इसका फिर दोबारा जिक्र हुआ है और हमने जिक्र किया था कि माइकोराइजा ट्रीज को फलने फूलने में मदद देते हैं। और ट्रीज ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करती हैं, सॉइल को इंटेक्ट रखती है, इरोजन से बचाती है और ट्रांसपायरेशन के ज़रिए हवा में नमी को बढ़ा देती है, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह कई तरह के दरख्त फ्रेगरेंस या खुशबू रिलीज करते हैं जो एनवायरनमेंट को प्लेजेंट बना देता है। इसी तरह जंगल ओवरऑल बारिश का सबब बनता है। माइल्ड रेन्स, यानी वो मूसलाधार नहीं, नॉर्मल बारिश, जिस जगह बारिश ज़्यादा होगी फिर वहाँ हरियाली ज़्यादा होगी। ऐसे पौधों की ये नशोनुमा में मदद करते हैं बाय एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स एंड शिफ्टिंग देम टू ट्रीज। ये माइकोराइजा के किरदार दोबारा था। फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन कोई नई चीज़ नहीं है, इसका सिंपल मतलब ये है, जहाँ फंजाई मौजूद होंगे और डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको ये डिकम्पोज करके उस मिट्टी की सॉइल कंडीशनिंग करेंगे, मिट्टी को बेहतर बनाएंगे, ज़रखेज़ बनाएंगे। वही जो पहले जिक्र किया था वो है बायो एलिमेंट्स की मकदार बराबर करें। यहाँ एक छोटा सा नुक्ता याद रखें, बायो एलिमेंट्स 16 हैं, उनमें से तकरीबन 13 बायो एलिमेंट सॉइल में मिलते हैं। जो बायो एलिमेंट सॉइल में हो उनको मिनरल्स कहते हैं। और जिस ज़मीन में इन बायो एलिमेंट्स की कसरत होगी, यानी मिनरल्स की कसरत होगी, उसको फर्टाइल सॉइल कहते हैं। और अगर ये फर्टिलिटी ख़त्म हो जाए, हम ऐड करें तो उसको फर्टिलाइज़र कहते हैं। यानी नेचुरली बायो एलिमेंट हों तो फर्टाइल सॉइल है और हम ऐड करें तो फर्टिलाइज़र। ये नेचुरल बायो एलिमेंट्स को सॉइल में ऐड करके
सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा ये पोल्यूशन को भी रिड्यूस करते हैं। बहुत सारे फंजाई हैं जो ऐसे पोल्यूटेंट्स को, जो ऑर्गेनिक नेचर के हों या सेमी ऑर्गेनिक नेचर के हों, चाहे वो एयर में हो, वाटर में हो या सॉइल में, इनको ये डिग्रेड करके इनके नेगेटिव इम्पैक्ट से इकोसिस्टम को बचाते हैं। तो पोल्यूशन को कम करने में भी इनका किरदार है। इसके बाद है प्रेडेटर्स। ये वाली बात मैं आपको बताना भूल गया था कि फंजाई में खुराक खाने के हेटेरोट्रॉफ तो है ना, तो हमने जिक्र किया था डिकम्पोजर हैं, पैरासाइट्स हैं, सिम्बायोटिक हैं। एक ग्रुप प्रेडेटर का भी है। ऐसे फंजाई भी हैं जो खास तौर पर कुछ एनिमल्स को शिकार करते हैं, जैसे निमाटोड्स। आगे हम पढ़ेंगे तो आपको याद दिलाऊंगा मैं। ये राउंड वर्म्स कहलाते हैं। इनको एक खास फंगस है, वो अपने हाइफी को इसके गिर्द ऐसे घेर लेता है और इन फंजाई के हाइफी में मखसूस हुक लाइक हाइफी होते हैं जिसको हॉस्टोरिया कहते हैं। वो इस एनिमल के जिस्म में पेनिट्रेट करते हैं। इस पेनिट्रेशन की वजह से क्या हो जाता है, एनिमल मर जाता है। मरने के बाद इसको खा जाता है। तो इस प्रेडेशन से इकोसिस्टम को क्या फायदा होगा? इकोसिस्टम की जो फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल्स हैं वो मेंटेन रहेंगे। तो याद रखना, प्रेडेशन और प्रे एक ताल्लुक है जिसमें एक का फायदा दूसरे का नुकसान होता है, लेकिन बज़ाहिर ये बड़ा जालिमाना सा ताल्लुक है, लेकिन इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। फर्ज करें अगर किसी इकोसिस्टम में सिर्फ बकरियां हों, शेर ना हो या भेड़िए ना हो, तो बकरियों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि वो घास सारी सफा चट करके खा जाएंगे, ज़मीन बंजर हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि कुछ प्रेडेटर शेर वगैरह हों जो बकरियों की आबादी को एक हाथ से बढ़ देना नहीं। यही हाल इधर है। ये फंजाई नेमाटोड को खा के उनकी एक हद से ज़्यादा आबादी को बढ़ने नहीं देते हैं। तो इकोसिस्टम में बैलेंसिंग करते हैं ये। इसके अलावा कार्बन साइकिल ये रिपीट हुआ है समझो। कार्बन तमाम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का लाजमी हिस्सा है। कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, लिपिड्स में, न्यूक्लिक एसिड्स में और विटामिन्स में। अगर कार्बन नहीं हुआ तो कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन ही नहीं सकता। और ये डिकम्पोजिशन करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। उस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑटोट्रॉफ फोटोसिंथेसिस में यूज करके कार्बन को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हिस्सा बनाते हैं। इसको कार्बन फिक्सेशन भी कहते हैं। तो अगर कार्बन कहीं दस्तयाब होगी तो फिक्स होगी ना। तो फंजाई क्या कर रहे हैं, जो डेड बॉडीज में लॉक कार्बन है उसको रिलीज करके कार्बन फिक्सेशन के अमल को आसान कर देते हैं। इसके बाद है ह्यूमस फॉर्मेशन। ह्यूमस कोई नई चीज नहीं है, रिपीटिशन है ये भी। ह्यूमस इज द मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर। जिस मिट्टी में डेड ऑर्गेनिक मैटर शामिल हो और वो नरम मिट्टी हो उसको ह्यूमस कहते हैं। तो डिकम्पोजिशन के नतीजे में बहुत सारा ह्यूमस बनता है, यानी ज़मीन जरखेज़ भी होती है ह्यूमस की शक्ल में, और ये पानी को होल्ड करने की सलाहियत भी रखती है, पानी जज़्ब करके देर तक रखने की सलाहियत रखती है। तो फंजाई, खासतौर पर डिकम्पोजर फंजाई, कन्वर्ट सॉइल एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू ह्यूमस, एंड ह्यूमस is actually rich soil that is available for newly growing plants या ऑटोट्रॉफ। ये इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस वाला पहलू था। अब आते हैं इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की तरफ। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में फिर फंजाई का किरदार है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सबसे पहले जो चीज डिस्कस की गई है वो है एडिबल फंजाई। एडिबल या ईट एबल एक ही बात है, लेकिन ये लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल होता है। एडिबल वो फंजाई जिनको हम खा सकते हैं।
तो आपको याद दिला दें, फंजाई किंगडम के अंदर 1 लाख स्पीशीज हैं, उनमें से 200 स्पीशीज आर एडिबल, और इनको डेलिकेसी भी कहा जाता है। डेलिकेसी का मतलब है ऐसी खुराक जो आप शौक से खाते हैं, और अभी तक इनके कोई साइड इफेक्ट्स हमारे सामने नहीं आए। मसलन दीगर खुराक खाएंगे आप तो साइड इफेक्ट है ना, स्टार्च ज़्यादा खाएंगे तो शुगर होने का खतरा, लिपिड ज़्यादा खाएंगे तो ओबेसिटी का खतरा, और प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे तो यूरिक एसिड का खतरा। इनके अंदर हर चीज़ बैलेंस में है, इसलिए जो फंजाई को खुराक के तौर पर खाएंगे, एडिबल फंजाई को, उनमें कोई साइड इफेक्ट अभी तक नहीं हुआ है। इसीलिए मैनी फंजाई आर कल्चर्ड, इनको अब उगाया जाने लगा है। उगाने के लिए कोई लंबी चौड़ी ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। एक कमरा बनाया जाता है, उसमें शेल्फ लगाते हैं, उन शेल्फ में कचरा जो मसलन आरी का बुरादा, लकड़ी का बुरादा, वो बिछा के उसमें या पुरानी रुई सस्ती वाली या कचरा जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल हो, वो डाल के फंजाई के स्पोर स्प्रे किए जाते हैं। फिर उसमें थोड़ी मिट्टी शामिल की जाती है, गीला रखा जाता है, बस उसको सायेदार, रोशनी की ज़रूरत नहीं है। ये ग्रो करेंगे, क्योंकि इनका लाइफ साइकिल शॉर्ट है, तो 1 से 3 महीने में इनकी फसल तैयार हो जाती है, जिसको आप बहुत महंगे बेच सकते हैं मार्केट में। इसमें ख़ास तौर पर एस्परजिलस स्पीशीज़ है, ये बहुत यूजेबल है या इसको बहुत शौक से खाया जाता है। तो 200 स्पीशीज़ हैं, लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी है, जो एक्सपर्ट इसको जानता है उसके मशवरे से ही खाना चाहिए, अंदाज़न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसी फंजाई की स्पीशीज़ में से बहुत सारी स्पीशीज़ पॉइजनस भी है। पॉइजनस वालों की 70 स्पीशीज़ अभी तक आइडेंटिफाई हुई है, 70 स्पीशीज़ आर पॉइजनस। ये जहर का दर्जा रखती है, लेकिन जहर में भी कैटेगरी है। एक बहुत माइल्ड है, बस फंजाई अगर हम गलती से खा लें तो इससे वॉमिटिंग एंड मोशंस ये हो सकते हैं। वॉमिटिंग भी हो सकती है, मोशंस भी। ये 1-1.5 घंटे में तो नहीं कहेंगे, 1 दिन में ठीक हो जाएगा। दूसरे माइल्ड से सीवियर हैं, इस केस में हेलुसिनेशन होती है, वहम, साइकोटिक डिल्यूजन, ये भी हो सकता है, यानी वहम हो जाता है, होश हवास आदमी के खत्म हो जाता है। ये लंबे अरसे तक चलता है, और इसमें मुकम्मल तौर पर पागल होने का भी खतरा है। जबकि द मोस्ट सीवियर, इसमें डेथ हो सकती है, मौत भी हो सकती है। इसलिए फंजाई को खाने से पहले प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना जरूरी है, वरना ये खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। सर, जो पेपर था उसमें क्वेश्चन आया था ना कि 3 फंजाई मतलब जिसकी वजह से डिजीज काज हो सकती है, तो हम इन फंजाई के नाम नहीं, उसमें अभी डिजीज वाली बारी आ रही है। इसमें भी तो हो रहा है ना, अभी डिजीज का जिक्र नहीं किया, ये तो आपने खुद खा लिया ना। डिजीज उसको कहेंगे जब फंजाई खुद हमला करे, ये हमने खुद खा लिया है इसलिए बचा रहे हैं अभी, ठीक हो गया। तो ये एडिबल और पॉइजनस फंजाई के नाम रखे गए हैं। डेथ एंजल नाम से जाहिर है वो मार देता है, अमनीटा उसका नाम है। इसी तरह जेक और लेंटर्न, टोड स्टूल, ये वो फंजाई है जो पॉइजनस है, तो इनसे अवॉइड करने की जरूरत है। इसमें देखिए हमारी इकोनॉमी खराब हो रही है ना। इकोनॉमी कैसे खराब हो रही है, हम खुदा न खास्ता बीमार हुए। एक फर्ज करें, एक आदमी डेली कमाता है, डेली खाता है, बीमार हुआ तो सबसे पहले उसकी आमदनी नहीं आई, काम पर नहीं जा सका, फिर हॉस्पिटल जाएगा, डॉक्टर की फीस, दवाइयों का खर्चा, जिस्म का दर्द, कितना नुकसान है, ये मसला है। अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में जो पैरासाइटिक फंजाई हैं उनका जिक्र आएगा। पैरासाइटिक में भी एक कैटेगरी ना पैथोजेनिक
पैथोजेनिक किसको कहते हैं? जो अपने होस्ट को बीमार करे, डिजीज कॉजिंग। ये हमारे जानवरों को भी बीमार कर सकते हैं, फसलों को भी नुकसान कर सकते हैं और खुद हमें भी नुकसान कर सकते हैं। यहाँ पर क्रॉप्स की बात करें, क्रॉप किसको कहते हैं? वो फसलें जो हम खुद उगाते हैं। कैश क्रॉप्स जैसे जिनको बेचने के लिए बनाया जाता है, जैसे कॉटन कैश क्रॉप कहलाता है, गन्ना कैश क्रॉप है, सोयाबीन कैश क्रॉप है। जबकि एडिबल क्रॉप्स गंदम, चावल, मकई हम खुद खाने के लिए उगाते हैं, इन सबको ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसमें पाउडरी माइल्ड ड्यू ये भी है। और हमने एक टेलियोस्पोर के हवाले से पढ़ा था ना, रस्ट, स्मट और पोटैटो स्केब। ये सेब में भी होता है, एप्पल स्केब ETC। यहां पर आपने एक काम करना है, बुक में जितनी बीमारियां हैं उनकी लिस्ट बनाकर आपने रखना है। ये पूछी जाती है, यानी हर फसल को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब फसल तबाह हो जाएगी तो हम खुद भूख से मर जाएंगे ना, कितना बड़ा लॉस है। सबसे ज्यादा ये रस्ट और स्मट है। ये अगर एक खेत में लगी तो पूरे इलाके को घेर सकती हैं। इनको एपिडेमिक कहा जाएगा, वबा की तरह ये एक्ट करेंगी। इसके बाद आते हैं जो पैथोजेनिक इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाले फंजाई भी, ह्यूमंस। ह्यूमन में इनको नाम दिया जाता है जनरल डर्मेटोफाइट्स। डर्मेटोफाइट्स ये स्किन डिजीज का सबब बनते हैं। और स्किन डिजीज में हल्के फुल्के रेशेस से लेकर यानी खुजली से लेकर स्किन को डैमेज करने वाली बीमारियां भी है। मसलन रिंगवॉर्म। सर ये जो नाखून खराब होते तो हम कहते हैं ना फंगस हो गया, ये वाकई में फंजाई है? बिल्कुल बिल्कुल फंजाई है। खुश्की से शुरू करें, सर से। सर में जो खुश्की होती है वो भी फंगस है। नाखून खराब होते हैं वो भी फंगस है। छोटे बच्चों के यहाँ पर धब्बे बढ़ जाते हैं गोल गोल। पहले ये समझा गया था कि इसमें कोई वॉर्म है, रिंग वॉर्म, इसलिए नाम पड़ गया। बाद में पता चला ये फंगस है। शुरू में एक डॉट बनता है, वो डॉट फैलते हुए एक रेड रिंग बनता है। सेंटर एम्प्टी हो जाता है। हाँ, सेंटर में खुश्क जिल्द उखड़ने लगती है। तो जो बच्चे मिट्टी में ज़्यादा खेलते हैं उनमें ये होता है रिंग वॉर्म। इसी तरह कैंडिडियोसिस। कैंडिडियोसिस में क्या होता है? कैंडिडियोसिस एक कैंडिडा नाम का फंगस है। ये लिप्स को, नाक के इस एरिया को, आँख के इस एरिया को, जो सॉफ्ट टिश्यूज है वहाँ ये अप्लाई होता है और पूरे जिस्म को ये नुकसान पहुँचा सकता है। इसमें भी बहुत ज़्यादा खारिश भी होती है और स्किन रप्चर हो जाती है, ब्लीडिंग हो सकती है, बड़ा खतरनाक है। इसके अलावा एथलीट्स फुट या फीट, ये यीस्ट की कुछ अक़साम है ना जो नज़र नहीं आती है, इसलिए जिल्द पर ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होती है। एथलीट फुट नाम रखा गया, ये नाखून वाली जो आप बात कर रहे थे, ये बीमारी है। ख़ास तौर पर खिलाड़ियों में ये शुरू में कॉमन देखी गई, क्योंकि खिलाड़ी जॉगर्स पहनते हैं, जॉगर्स में गर्मी होती, पसीना आता है, और दिन भर खेलने के बाद अगर पैर नहीं धोए गए तो वहाँ नमी की वजह से ये फंगस अटैक करता है। और आपने अक्सर देखा होगा, मेरे तो साथ तो ये था, आखिरी वाली उंगली और उसके बीच से जिल्द उखड़ जाती है। ये अक्सर के साथ होता है। ये एथलीट फुट की इब्तिदा है। ये फंगस से होता है, फंगस स्किन खा जाता है। लेकिन जो एक्चुअल एथलीट फुट है वो अंगूठे और पहली उंगली के बीच में पहले जिल्द उखड़ती है, फिर नाखून भी शेप हो जाता है, फिर उसके बाद पूरा जो अंगूठा है वो कट सकता है, बहुत सेंसिटिव हो जाता है और इसको जूता भी नहीं पहन सकते। एथलीट फुट ये है। इसके बाद है हमारे सांस के मसाइल भी ये पैदा कर सकते हैं। आंखों में भी इन्फेक्शन हो सकता है। सांस की बीमारियों में दो बहुत अहम है। एक है
हिस्टोप्लाज्मोसिस और दूसरी है एस्परजिलोसिस। एस्परजिलोसिस और हिस्टोप्लाज्मोसिस दोनों में फंजाई के स्पोर सांस के जरिए अंदर जाते हैं, लंग्स को खराब करते हैं। अब वहां से साफ करना भी मुश्किल है, पता चलता है बहुत देर के बाद। हल्का फुल्का एक फंगस अंदर किया तो पता नहीं चला ना, यूनिसेलुलर है। लेकिन जब इनकी आबादी बढ़ जाएगी, फिर खांसी शुरू हो जाएगी तो बहुत डैमेज हो चुका होगा। इसके बाद है माइकोटॉक्सिन्स। कुछ फंजाई हैं जो जहर प्रोड्यूस करते हैं, फंजाई के जहर को माइकोटॉक्सिन्स कहते हैं। इनमें से एक है एफ्लोटॉक्सिन। तो यहां पर एक नुक्ता याद रखने वाला है बेटा, जहां हम अपने हाथ धोते हैं वहां बर्तन भी धो के उल्टा करके रखना चाहिए। और खुराक, बची हुई खुराक अगर है तो उसको प्रॉपरली हमने स्टोर नहीं किया है तो उसको खाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ओपन पड़ी हुई खुराक, मसलन रोटी है, चावल है या कुछ भी ओपन पड़ा हुआ तो ये आएंगे। इवन ये ग्रेन्स में भी, गंदम के दानों पर भी लगते हैं और उसको आटे में भी लगते हैं। अगर उनको पीस के खा भी लिया तो ये मौजूद होंगे। इसलिए आपने मैं देखा होगा, गंदम की फसल जब आती है तो पहले उसको प्रॉपरली ड्राई किया जाता है, धूप में सुखा के फिर पीसते हैं, फिर उसको प्रॉपरली कवर करके रखते हैं। बाज़ औक़ात ये जो जहरीली चीज़ें आ जाती हैं उससे नुकसान हो जाता है। इसी तरह एक और है एरगट, ये राई के सीड में लगता है, इसीलिए इसको एरगट ऑफ राई कहते हैं। मकई का आटा जल्दी खराब हो जाता है, राई का आटा जल्दी खराब हो जाता है। खराब होने का मतलब ये है कि रंग वंग से आपको नहीं लगेगा कि ये खराब है, लेकिन जब खाना खाओगे तो उसके टेस्ट में फर्क आएगा। टेस्ट में फर्क आ गया तो समझो कि वहाँ फंगस लग चुका है। कभी ये नजर आता है, कभी नजर नहीं आता है, इसलिए इससे अवॉइड करना चाहिए, वरना इससे पागल हो जाता है। इसी तरह नमोनिया का एक सबब भी है न्यूमोसिस्टिस, ये नमोनिया का सबब बनने वाले फंजाई भी। तो यूँ समझो इंसान का चेन खराब करने के लिए काफ़ी है ना। जिल्द में खुजली करने से शुरू हो गए, आपके लंग्स तक आ गए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम तक गए, तो क्या छोड़ा इन्होंने। तो फंजाई को इतना आसान नहीं समझना चाहिए। ये वो नहीं होते ना सर, ज़्यादा कॉमन नहीं होते ना फंगस? कॉमन होते हैं, इनके स्पोर्स तो हवा में होते हैं। नहीं, जो फंगस से डिजीज होते हैं वो ज़्यादा कॉमन स्किन वाले हैं, स्किन वाले बहुत हैं, लेकिन इनका ज़्यादातर अटैक उनमें होता है जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। तो जिनका इम्यून सिस्टम इसको स्ट्रांग हो, अमूमन उन पर ये अटैक नहीं कर सकते। इसके साथ चैप्टर खत्म।